यदि न्यायालय को लगता है कि पार्टी खुद उस प्रश्न का उत्तर दे सकती है, यानी कि इन लोगों को तो पता नहीं है, हो सकता है नहीं पता हो, तो हम कोर्ट को लगता है कि भाई जो पार्टी है केस की उसको पता होगा ज़रूर, तो न्यायालय ऐसी सुनवाई को एडजर्न कर देगा, ठीक है, पोस्टपोन कर देगा, एडजर्न कर देगा अगली तारीख के लिए। 1 तारीख को सुनवाई चल रही थी, ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा वकील से या फिर वकील के साथ जो आया व्यक्ति से, उसने नहीं बताया, और कोर्ट को लगता है कि भाई जो मेन पार्टी है केस की उसको पता होगा, तो कोर्ट उसने एडजर्न कर दिया उस दिन, उसने 5 तारीख की डेट दे दी, 5 तारीख को पार्टियों को आना है, क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया भाई, वकील के साथ और वकील के साथ दोनों ने, तो उस केसेस में अब पार्टी को बुलाया जाएगा, एडजर्न कर दिया डेट, 5 तारीख की डेट दे दी है। तो जो अगली डेट दी जाएगी वो पहली सुनवाई के दिन से अधिकतम 7 दिन के भीतर की होगी, यानी कि फर्स्ट हियरिंग 1 तारीख को थी, 1 तारीख को बुलाया गया, वकील से पूछा गया, वकील के साथ आए गए व्यक्ति से भी पूछा गया, दोनों ने जवाब नहीं दिया, तो अगली डेट हम 7 तारीख से पहले की देंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो हम CPC का ऑर्डर 10 पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ऑर्डर 10 में आज हम ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4 ये 3 ऑर्डर क्लियर करेंगे, और हमारा आज ऑर्डर 10 भी क्लियर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 3 रूल क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 10 का रूल 2 हमारा कहता है कि पक्षकार या फिर उसके साथ में आया कोई व्यक्ति, उसका भी हम ऑरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल 2 हमारा कहता है कि पार्टी का तो हम ऑरल एग्जामिनेशन कर ही सकते हैं, लेकिन अगर पक्षकार के साथ में कोई व्यक्ति आया है हम उसका भी ऑरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं रूल 2 में, ठीक है। रूल 2 का सब रूल 1 कहता है कि पहली जो सुनवाई होगी, फर्स्ट हियरिंग जो होगी, उस पर न्यायालय वाद में जो विवादित मुद्दे होंगे, यानी कि सूट में जो विवादित मुद्दे होंगे उन्हें पहले स्पष्ट करने के लिए पक्षकारों को मौखिक रूप से क्वेश्चनिंग कर सकता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हियरिंग में से हम देख चुके थे, फर्स्ट हियरिंग में से वो एडमिशन और डिनाइल ले रहा था, ठीक है। अब क्या है, वो फर्स्ट हियरिंग जैसे ही वो डिनाइल वगैरह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, जो इशू हैं, जो मैटर है उसमें जो इशू हैं उनको स्पष्ट करने के लिए ये पार्टियों से पूछताछ करेगा, यानी कि पक्षकारों की मौखिक रूप से क्वेश्चनिंग कर सकता है ताकि उसे असलियत का पता चले, ठीक है। जो स्वयं उपस्थित हों, यानी कि जो कोर्ट में खुद आए हों, उनका ही ओरल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अब जो आए ही नहीं उसका कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उपस्थित हों उनका ओरल एग्जामिनेशन कोर्ट कर सकता है रूल 2 के सब रूल 1 में, ठीक है। इसका B वाला पॉइंट समझो कि न्यायालय किसी व्यक्ति को भी मौखिक रूप से परीक्षा ले सकती है, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को भी मौखिक रूप से परीक्षा ले सकती है जो पक्षकार या फिर उसके वकील के साथ में आया हो, ठीक है, वकील के साथ में आया हो या फिर पार्टी के साथ में आया हो, उनका भी एग्जामिनेशन कोर्ट ले सकता है जब कोर्ट को लगे कि वाद से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण जानकारी इस व्यक्ति के पास हो सकती है, तभी वो कोर्ट उस थर्ड पर्सन व्यक्ति से कोर्ट पूछताछ कर सकता है जो वकील के साथ या फिर पार्टी के साथ में कोर्ट में आए हों स्वयं, ठीक है। सब रूल 2 हमारा कहता है कि वाद की सुनवाइयों में, यानी कि सब्सिक्वेंट जो, यानी कि एक हियरिंग हो गई, अब जो बाद में दूसरी हियरिंग हुई है, ठीक है, उसको हम सब्सिक्वेंटली बोलते हैं। एक हियरिंग हो चुकी है, उसके सेकंड हियरिंग, जैसे 1 तारीख को थी और फिर सेकंड हियरिंग 5 तारीख को है, तो उसकी बात कर रहा है। सेकंड सब्सिक्वेंट हियरिंग में न्यायालय फिर से किसी पक्षकार को या फिर उसके साथ आए व्यक्ति को मौखिक रूप से परीक्षा ले सकता है। जरूरी नहीं है फर्स्ट हियरिंग के दौरान ही उसे ओरल एग्जामिनेशन लेना है, सब्सिक्वेंट में भी, यानी कि आफ्टर जो होती हैं उसमें भी आप ओरल एग्जामिनेशन पार्टी का या फिर उसके साथ जो कोई व्यक्ति आया हो उसका भी हम ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली रूल 2 के सब रूल 2 में अलाउ किया गया है, ठीक है। सब रूल 3 कहता है कि कोर्ट यदि चाहे तो दोनों पार्टियों के सुझाव, यानी कि वादी और प्रतिवादी कोई क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, सवाल दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए सवाल भी पूछ सकती है अगर उसे ठीक लगता है, किसको, न्यायालय को ठीक लगता है, तो वो इनके द्वारा सुझाए गए जो क्वेश्चन होंगे उनको भी पूछ सकता है। अब इसका एग्जांपल समझो, पूरा रूल 2 ही क्लियर हो जाएगा। A और B पार्टी हैं, इनके बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा है, ठीक है।
ए कोर्ट में उपस्थित है, हाजिर है कोर्ट में, और उसके साथ में उसका कोई भाई भी आया है। ठीक है, कोर्ट ने ए से कुछ मौखिक सवाल पूछे, जैसे कि क्या यह ज़मीन कितने समय से तुम्हारे कब्जे में है। ठीक है, फिर कोर्ट ए के भाई से भी सवाल पूछ सकता है क्योंकि वह सारी जानकारी उस टॉपिक पर रखता है, तो ये भी कोर्ट कर सकता है। ये रूल 2 हमारा यही बात करता है कि पार्टी का तो तुम ओरल एग्जामिनेशन कर ही सकते हो, उसके साथ में आए गए व्यक्ति का भी तुम ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग में जो विवादित मुद्दे होंगे उनको सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करने के लिए तुम पार्टी को क्वेश्चनिंग करोगे। ठीक है, और पार्टी के साथ में उसका कोई वकील है, वकील से भी कर सकते हो, उसके पार्टी से भी कर सकते हो, और वकील और पार्टी दोनों के साथ में यदि कोई थर्ड पर्सन भी आया है तुम उसका भी ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपको उम्मीद हो कि जो वाद से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण जानकारी उस व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है, तो आप थर्ड पर्सन जो व्यक्ति उसके साथ आया उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, एग्जामिनेशन आप उसका कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं फर्स्ट हियरिंग में ही आप ऐसा कर सकते हो, सब्सिक्वेंट हियरिंग में भी आप ऐसा कर सकते हो, अलाउ किया गया है। थर्ड सब रूल थर्ड कहता है कि दोनों पार्टियों के द्वारा पूछे गए सजेस्ट किए गए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यदि कोर्ट को ठीक लगता है। तो ये हमारा रूल 2 यहाँ पे क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल हमारा 3। रूल 3 बात करता है कि जांच का सार लेखबद्ध किया जाएगा, यानी कि जो भी जांच की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन। ठीक है, समझो क्या है मैटर, कि जो भी मौखिक ओरल एग्जामिनेशन किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, ऑर्डर 10 के रूल 2 के तहत जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, उसमें जितने भी ओरल एग्जामिनेशन होंगे उनके सब्सटेंस को, सारांश को न्यायालय खुद अपनी लैंग्वेज में तैयार करेगा, ना कि अपने क्लर्क या स्टाफ से करवाएगा। ठीक है, उसको खुद ही ऐसा तैयार करना है और उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। जो भी ओरल एग्जामिनेशन के दौरान जो भी पूछा जाएगा उसको रिटर्न में जो जज है वो लिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल 3 भी यहाँ पे क्लियर होता है। डाउट तो हो गई नहीं, बहुत सिंपल था। ठीक है, यानी कि ऑर्डर 10 के रूल 2 में जो भी आप पूछताछी कर रहे हो, भले ही आप ओरल कर रहे हो एग्जामिनेशन, लेकिन जो भी आप पूछताछी करोगे उसको रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि रिटर्न करने के लिए अलाउ किया गया है आपको रूल 3 में कि आपको एज अ ओरल एग्जामिनेशन करते के टाइम सभी सब्सटेंस को लिखना होगा। तो ये रूल हमारा क्लियर होता है 3। अब रूल 4 पर चलते हैं। रूल 4 हमारा लास्ट रूल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं भाई। रूल 4 हमारा किस बारे में बात करता है? रूल 4 हमारा बात करता है कि यदि एडवोकेट के द्वारा उत्तर देने से मना करने पर या फिर उसकी असमर्थ होने की स्थिति में क्या परिणाम निकलेंगे। इनसे भाई साहब से कुछ एग्जामिनेशन किया, क्वेश्चन पूछे गए, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, रूल 4 हमारा बात करता है। समझिए, रूल 4 का सब रूल 1 कहता है कि यदि किसी पार्टी से या फिर यदि किसी पक्षकार का वकील या फिर उसके साथ में आए गए व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, इसमें से 2 पार्टी का नाम नहीं है, इतना याद रखना, पक्षकार का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पक्षकार के वकील और उस पक्षकार के वकील के साथ में कोई व्यक्ति आया है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उससे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कोर्ट के द्वारा, उसने उसका उत्तर नहीं दिया या फिर मना कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यदि न्यायालय को लगता है कि पार्टी खुद उस प्रश्न का उत्तर दे सकती है, यानी कि इन लोगों को तो पता नहीं है, हो सकता है नहीं पता हो, तो हम कोर्ट को लगता है कि भाई जो पार्टी है केस की उसको पता होगा ज़रूर, तो न्यायालय ऐसी सुनवाई को एडजर्न कर देगा। ठीक है, पोस्टपोन कर देगा, एडजर्न कर देगा अगली तारीख के लिए। 1 तारीख को सुनवाई चल रही थी। ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा वकील से या फिर वकील के साथ जो आया व्यक्ति से, उसने नहीं बताया, और कोर्ट को लगता है कि भाई जो मेन पार्टी है केस की उसको पता होगा, तो कोर्ट उसने एडजर्न कर दिया उस दिन और उसने 5 तारीख की डेट दे दी। 5 तारीख को पार्टियों को आना है, क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया भाई, वकील के साथ और वकील के साथ दोनों ने, तो उस केसेस में अब पार्टी को बुलाया जाएगा। एडजर्न कर दिया डेट, 5 तारीख की डेट दे दी। तो
जो अगली डेट दी जाएगी वो पहली सुनवाई के दिन से अधिकतम 7 दिन के भीतर की होगी। यानी कि फर्स्ट हेयरिंग 1 तारीख को थी, 1 तारीख को बुलाया गया, वकील से पूछा गया, वकील के साथ आए गए व्यक्ति से भी पूछा गया, दोनों ने जवाब नहीं दिया, तो अगली डेट हम 7 तारीख से पहले की देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 7 दिन से पहले, 7 दिन के भीतर की ऐसी अगली तारीख तय करेगा कोर्ट और आदेश देगा कि वह पार्टी, यानी कि जिनके बिहाफ पे ये लोग उपस्थित हुए थे, यानी कि पक्षकार और पक्षकार के वो पक्षकार का वकील और उसका व्यक्ति उसके साथ आया था, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी कि जो पार्टी है उसको न्यायालय में हाजिर होने के लिए कोर्ट ऑर्डर करेगा। तुम नहीं दे रहे जवाब, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पार्टी को ही बुला लेंगे, उसको हाजिर होना है अगले 7 दिन के भीतर भीतर, जो भी डेट देगा, 2 दिन बाद दे दे डेट, 3 दिन बाद की डेट दे दे। ठीक है, तो फर्स्ट सब रूल हमारा क्लियर यही कहता है कि यदि वकील, यहाँ पर वकील के साथ आ गया व्यक्ति, कोर्ट के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर का जवाब नहीं देता है, तो उस केसेस में कोर्ट को लगता है कि इस जो केस का जो मेन पार्टी है उसको बुलाना ज़रूरी होगा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। तो वो जो उस दिन की डेट है उसको एडजर्न कर देगा और अगली तारीख दे देगा, और जो अगली तारीख दी जाएगी वो 7 दिन के भीतर भीतर की दी जाएगी। ठीक है, और उसको आदेश दिया जाएगा कि 7 दिन के भीतर जो डेट दी गई उस तारीख को हाजिर हो। अब सब रूल 2 देखते हैं कि अगर वह पार्टी फिर भी नहीं आती है, इनको डेट दी थी 5 तारीख की, ठीक है, पक्षकार को, लेकिन भाई बंदा नहीं आया, नहीं आता है, और कोई वैध कारण भी नहीं बताता है कि भाई मैं इस कारण से नहीं आ पाया था, बीमार हो गया था, कोई सफिशिएंट रीज़न भी कोर्ट को नहीं बताता है, तो कोर्ट को आता है गुस्सा और उसके अगेंस्ट में ही डिक्री पारित कर देता है, जो पार्टी नहीं आई है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, या फिर और कोई सफिशिएंट कार्रवाई न्यायालय कर सकता है, जैसे कि मुकदमे को खारिज भी कर सकता है अगर वादी के मैटर की बात की जाए तो। ठीक है, तो ये हमारा रूल 4 हमारा क्लियर होता है। यहाँ पर रूल 10 भी हमारा कंप्लीट ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम इसका एग्जाम्पल भी क्लियर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, वादी बी का वकील कोर्ट में मौजूद है, वादी है, बी का वकील कोर्ट में हाजिर है, मौजूद है। कोर्ट पूछता है कि क्या बताइए भाई, क्या वादी को उस संपत्ति की रजिस्ट्री दिखाने के लिए नोटिस मिला था या नहीं मिला था? वकील भाई साहब कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता। कोर्ट को लगता है कि वादी खुद उसका उत्तर दे सकता है, क्योंकि वकील को नहीं पता है तो हो सकता है वादी को पता हो। तो जो कोर्ट है अगली तारीख दे देगी, नेक्स्ट डेट देगी कि भाई 7 दिन के भीतर की होगी। 1 तारीख को हेयरिंग चल रही थी, तो इसका मतलब नेक्स्ट डेट की होगी 7 दिन के भीतर की होगी। 6 तारीख भी दे सकता है, 5 तारीख भी दे सकता है, 4 तारीख भी दे सकता है, 3 तारीख भी दे सकता है। तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको नेक्स्ट डेट देनी पड़ेगी, 7 दिन के भीतर, और कहेगी कि बी खुद उस तारीख को कोर्ट में हाजिर हो। अगर बी अगली तारीख पर बिना कोई पर्याप्त कारण किए नहीं आता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट में डिक्री पारित कर सकता है, या फिर जो सूट है उसको डिसमिस कर सकता है। ठीक है, ये रूल 4 हमारा था। कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, नहीं समझ में आया हो कमेंट कर सकते हो, कोई और स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।